नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ कारणों के कारण कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सिर्फ 11th की और बेसिक्स अकाउंट्स के लिए रहेगी। कोशिश करेंगे, समय निकला तो 12th का बैच भी बनाएंगे, पर अभी से 11th की रहेगी। तो हमने जो पिछली कुछ क्लासों में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिनको समझ में ना आए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, जमशेद समझ में ना आई हो, वो पिछली क्लासों में देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन के करते हुए जहाँ जहाँ जमशेद कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आएंगे, वहाँ वहाँ मैं उसका इम्पैक्ट को आपको बताता जाऊँगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि बिना टर्म्स आने हम अकाउंट्स को करें बड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म चालू कर। हाँ तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहली जो टर्म है हमारी कैपिटल है। कैपिटल को मैंने पहले भी समझा दिया था, लेकिन टर्म्स में आ रहा है तो साथ साथ ही समझाता हूँ। कैपिटल क्या है? क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ये जो प्रोप्राइटर है ये भी अपने आप में एक ओनर है, ये अलग नहीं है इससे, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है क्योंकि हम 11th की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम प्रोप्राइटरशिप समझेंगे। ओनर कोई भी हो सकता है, प्रोप्राइटर तो है ही, पार्टनर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कि तीनों के तीनों ओनर हो सकते हैं कंपनी के या एंटिटी के, बिजनेस के। क्लेम ऑफ द ओनर्स इन द बिजनेस। क्लेम हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है, पहले भी बता चुका हूं, कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। जी समझ में आई? रफ कर दो इसको। अब होता क्या है, एक ओनर ने बिजनेस, उसके दिमाग में आया, उसने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। ये हमारा बिजनेस है। एक लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर दिए, साथ ही साथ वो 20,000 रुपये का फर्नीचर भी लेके आया। ये कैश लेके आया, फर्नीचर लेके आया, तो टोटल हमारी कैपिटल हो गई 1,20,000। इसका मतलब 1 लाख रुपए जो कैश बिजनेस को दिया है वो भी कैपिटल है, और जो 20,000 रुपये बिजनेस में दिए हैं, सॉरी 20,000 का जो फर्नीचर दिया है वो भी कैपिटल है। मतलब कैपिटल सिर्फ कैश नहीं होता, कैश वर्थ भी होता है। अगर मान लो इसके पास कंप्यूटर रखा हुआ और कंप्यूटर भी लिया है 10,000 का, सपोज करो कंप्यूटर इसके पास पुराना, ये भी बिजनेस के अंदर लिया है बिलिंग करने के लिए, तो कैपिटल हमारी 30 हो जाएगी। तो 1,30,000 रुपये इस प्रोप्राइटर ने, इसका नाम रखते हैं चलो कमल, कमल ने बिजनेस में दिए हैं। तो ये बिजनेस में जब दिए हैं तो बिजनेस कहता है मैं तुझे पैसे तेरे बढ़ा के दूंगा, प्रॉफिट करके दूंगा, कोशिश रहेगी प्रॉफिट देने की। तो ये जो इसका रिलेशन है इसके साथ, ये क्लेम है, क्लेम ऑफ द ओनर प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ये बिजनेस से पैसा मांगता है इतना, क्योंकि क्लेम है। इसीलिए जो बिजनेस होता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको लायबिलिटी साइड दिखाता है। तो हमने क्या समझा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कैश और कैश वर्थ विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है। कट होगा ये भी। कैपिटल का मीन्स क्या हुआ? कैश और कैश वर्थ विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, पहली टर्म क्लियर हो गई। अब हमारी सेकंड टर्म आती है
इसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग क्या ड्राइंग क्या कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल का उल्टा। हमारे लास्ट एग्जाम्पल में कमल ने 1,30,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। कुछ टाइम बाद कमल को लगा ये पैसे तो इतने बिजनेस यूज कर नहीं रहा है, कुछ पैसे कमल ने निकाल लिए। जो कमल ने पैसे निकाले, सपोज करो हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपये हमारा कैश था, 30,000 का हमारा फर्नीचर था और 20,000 का हमारा फर्नीचर था और 10,000 का हमारा कैश था। टोटल हमारा 1,30,000 था। इसमें से कमल ने क्या काम करा, 20,000 रुपये कैश निकाल लिया। जो 20,000 रुपये जो उसने विड्रॉ किया है, तो ये कम हो गया कैश, बिजनेस के पास हो गया 80। उसकी थोड़ी देनदारी भी कम होगी, 1,10 हो गई। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपये निकाले हैं, ये है एक तरह से ड्राइंग, एक तरह से ड्राइंग। ये प्रॉपर ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग बेसिकली होता क्या है कि कमल थोड़े थोड़े पैसे निकालता है बिजनेस से। 2,000 रुपये निकाले खर्चे के लिए, 2,000 रुपये निकाले खर्चे के लिए, 5,000 रुपये निकाले खर्चे के लिए, 3,000 रुपये निकाले खर्चे के लिए। टोटल कितने निकाले, 10,000 खर्चे के लिए निकाले। इंस्टॉलमेंट पे निकाल रहा है खर्चे चलाने के लिए। ये ड्राइंग है। ड्राइंग ये भी है, लेकिन इस ड्राइंग को दूसरा बोलते हैं। ये ड्राइंग का पार्ट तो है, लेकिन इसको बोलेंगे हम विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्योंकि यहां पे कमल सोचता है कि बिजनेस का जो साइज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है बिजनेस में जरूरत नहीं है इतने पैसों की, तो वो बिजनेस के साइज को रिड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे कमल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहा है अपने प्रॉफिट में से, कोशिश कर रहा है प्रॉफिट को यूटिलाइज करके अपना घर चला रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। मतलब कि ये छोटे छोटे अमाउंट जो निकाल रहा है, ये ड्राइंग है। ये भी ड्राइंग है, लेकिन इसका नाम होता है विड्रॉ ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो इसमें भी रिड्यूस होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कैपिटल सब में कम होएगी। अगर 10,000 और माइनस कर दें यहाँ पे, तो ये हमारी 70 हो जाएगी, ये 1,00,000 हो जाएगी कैपिटल। क्लियर है? तो ड्राइंग क्या हो गई, जितना भी कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया ओनर ने, हम ओनर शब्द ही करेंगे, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, सबके लिए वो अलग अलग होता है। तो जितना भी अमाउंट या कुछ भी वैल्यू जो कैश वर्थ है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, वो उसने अपने बिजनेस को दी कि बिजनेस को चलाने के लिए। और वो जो उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहा है, दैट इज़ अ ड्राइंग। और अगर वो इकट्ठा बहुत सारा अमाउंट निकाल लेता है, ये सोच के बिजनेस का साइज छोटा करना है, तो छोटा साइज हो ही जाएगा। अगर आप कैपिटल का अमाउंट विड्रॉ कर लोगे तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता है, तो उसको बोलेंगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ठीक है सर। अब हमारा नेक्स्ट टर्म चालू करते हैं हम अपनी। हमारा तीसरा जो टर्म है उसका नाम है लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या है? हमने काउंटिंग इक्वेशन क्लास लगा रखी है पहले, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रफली बैलेंस शीट बना देते हैं, छोटी सी, काम आ जाएगी हमारी। यहाँ पे कैश कितना था, 1,00,000, फर्नीचर 20 और कंप्यूटर डाल दो 10। ये हमारी बैलेंस शीट है। हमें समझना है लायबिलिटीज़। ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये हमारी एसेट साइड होती है। आगे और समझ लेंगे इसको। तो कैपिटल में एक तरह से लायबिलिटी है, लेकिन इंटरनल कर्जा है वो हमारा। अब क्या होता है,
लायबिलिटीज हमारी दो तरह की हो सकती हैं, एक नॉन करंट कट, जो लायबिलिटी है हमारी दो तरह की हो सकती हैं, एक तो करंट, एक नॉन करंट। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जब ये बिजनेस शुरू किया तो मान लो बिजनेस ने कुछ उधार पैसों में माल खरीदा, ए से माल खरीदा उधार, तो बिजनेस के बाद क्या आ गया, स्टॉक। मान लो 20,000 का माल खरीदा उसने उधार, और एक लायबिलिटी आई ए को 20,000 देने भी तो हैं, उधार में खरीदा है ना, ये हो गया हमारा 50। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेम यही है, अलग नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उल्टा लिख दिया हमने, इसी के सेंस में लिख देते हैं। यही तो है। तो कैपिटल यहाँ पे हमारी एक 30 है, ये सारी एसेट्स है, लायबिलिटी हमारे पास 20 खड़ी हो गई। ये 20,000 जो है ए को देने हैं, तो ए को कब तक देने हैं, अगर 12 महीनों से कम टाइम में देने हैं, 1 साल से कम में टाइम में ए को पैसे देने हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। कट। अगर 12 महीने से कम टाइम में ए को पैसे देने हैं तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अब एक एग्जांपल हो जाता है इसके अंदर, कि बिजनेस का साइज बढ़ाने के लिए कमल क्या करता है, मतलब बिजनेस क्या करता है, एक बैंक से लोन ले लेता है। कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बैंक से लोन लेगा, यहाँ पे उसका कैश बढ़ गया, 3 लाख हो गया। यहाँ पे साढ़े तीन लाख दोनों साइड, हाँ 3.5 लाख। अब ये जो थी 20,000 रुपये जो ए को देने थे, ये तो हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 12 महीने से पहले पहले देनी है। और ये बैंक का जो लोन है, ये हमारी बनेगी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये 5 सालों के लिए लिया है सपोज करो, तो ये तो 12 महीने के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। हो सकता है अभी 20 दिन बाद ही खड़ा हो जाए। वो एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी से ट्रेड करते हैं तो एक क्रेडिट पीरियड मिलता है हमें, क्रेडिट पीरियड मिलता है कि इतने टाइम के अंदर आपको हमें पेमेंट करनी होगी। मान लो 30 डेज का है, 30 डेज तक तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसके बाद हमें से पेमेंट देनी होगी, तो ये तो एक साल से भी कम है। यहाँ पे भी क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है हमें बैंक लोन में, लेकिन कितना मिला हुआ, 5 साल का, कि 5 साल बाद आपको पेमेंट करनी है, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाओ। ठीक है, क्लियर होगी जी ये। तो लायबिलिटी हमारी दो तरह की हो गई, करंट लायबिलिटीज हो गई और नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। करंट लायबिलिटी जो हमें 12 महीनों से अंदर अंदर हमें पे करनी है, जो 12 महीने से ऊपर है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। इसमें सारे लोन वगैरह आ जाएंगे, लोन हो गया हमारा, कितने भी लोन होंगे, इसके अंदर हमारे सारे क्रेडिटर आ जाएंगे। अभी के लिए तो क्रेडिटर ही, एक और ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है समझना पड़ेगा, आगे समझ लेंगे। क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, अब अगली टर्म पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एसेट। एसेट्स क्या होती है हमारी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और बिजनेस
will give benefit in future. सभी के सभी आर्थिक साधन बिजनेस के जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। फ्यूचर का मतलब ये नहीं 5 साल 20 साल। फ्यूचर का मतलब है आज हमने एसेट एक्वायर की है तो बेनिफिट देना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने बैंक में डिपॉजिट कराए तो इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है थोड़ा आगे जाके हो, कल से ना हो, परसों से हो, लेकिन इतना लंबे समय भी नहीं होता। फ्यूचर का मतलब है आने वाला है बस। ठीक है, निकट भविष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो एसेट्स को आगे हमने जो कैटेगराइज किया है वो 3 तरह से किया है। पहली हमारी है नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। दूसरी करंट एसेट्स, तीसरी है फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले हम लेंगे नॉन करंट एसेट्स को, मतलब कि फिक्स एसेट्स को। एक हमारी नॉन करंट एसेट्स मतलब कि फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स और एक फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स 3 तरह में 3 जगह हमारी कैटेगराइज हो गई। अब हम नॉन करंट एसेट्स को डीपली लेते हैं थोड़ा सा। फिक्स एसेट्स, इनका काम होता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। इनका काम होता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। बिजनेस की फिक्स एसेट्स क्या होती है हमारी? 2 तरह की होती है। पहले हमारी टेंजिबल, दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इंटेंजिबल एसेट होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एसेट होती है अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है लेकिन फिजिकली नहीं होती। ऐसी भी एसेट होती है भाई। कहाँ गया दूसरा वाला पेन? दोनों का काम अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। टेंजिबल एसेट का मतलब जो फिजिकली दिख रही है, आप छू सकते हो, आपकी आंखों से दिख रही है। एग्जाम्पल बिल्डिंग, दूसरा एग्जाम्पल फर्नीचर। बिल्डिंग दिखती है, फर्नीचर दिखता है, मशीनरी। ये सारी होगी हमारी टेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट कैसे हो सकती है भाई? हो सकती है गुडविल। एसेट है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? मैं जियो, गुडविल है मार्केट में है। अगला लेते हैं
कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है भाई? कॉपी करने का राइट। एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, वो एबीसी कंपनी का है। XYZ कंपनी कहती है कि मैं भी इस प्रोडक्ट को बेचना चाहती हूँ, आप इसको कॉपी करने का राइट मुझे दे दो। तो ये राइट खरीदना होगा, लेकिन दिखेगा राइट नहीं, फिजिकली तो कहीं नहीं दिखेगा ना, लेकिन आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, मदद करेगा उसमें। सेम गुडविल भी दिखेगी, दिखती तो कहीं गुडविल है ही नहीं, लेकिन गुडविल भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। आप गुडविल को छू नहीं सकते, कॉपीराइट को छू नहीं सकते, ऐसे ही हमारा पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है? एक एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने एक फॉर्मूला बनाया है पेन किलर का। एक XYZ कंपनी, ए भी फार्मास्यूटिकल है, इसको भी एक टैबलेट बनानी है, देखिए क्या सॉल्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, जो मेन मेडिसिन इसके अंदर है वो इसको पता है, इस फॉर्मूले को इससे मांग लेती है। तो इसने पेटेंट रजिस्टर करा रखा है कि ये मेरा पेटेंट है, हम बनाएंगे सिर्फ, लेकिन इससे मांग लिया, बदले में इसे कुछ पैसे दे दिए, तो वो सब क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट हो गए, रॉयल्टी हो गई, ये सब हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, एसेट दोनों ही है, ये फिजिकली दिखेगी, वो फिजिकली नहीं दिखेगी, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, मशीनरी आएगी, ज्यादा माल प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे। बिल्डिंग, अगर आप नंबर ऑफ साइज इंप्लॉइज बढ़ाओगे, आपको बिल्डिंग चाहिएगी, बिल्डिंग के अंदर तो लेबर काम करेगी। फर्नीचर, फर्नीचर भी चाहिए साथ में, कंप्यूटर ले लो चाहे इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? हमारी फिक्स एसेट के अंदर। तो टेंजिबल एसेट है जो कि फिक्स एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये भी हमारी फिक्स एसेट्स है। क्लियर हो गई ये चीज? अगली है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब क्या बताते हैं? एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। एसेट हेल्ड फॉर रीसेल मतलब आपके बिजनेस का जो काम है वो स्टॉक बेचना है, वो स्टॉक कुछ भी हो सकता है। सपोज करो पेन बेचते हैं हम, अगर हम पेन बेचते हैं तो जितनी हमारे पास पेन अवेलेबल है बेचने के लिए, वो सारी हमारी क्या हो गई? एसेट होगी, लेकिन फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए। तो हम बचे हुए जितने हमारे पास स्टॉक होता है, हम उसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक अवेलेबल स्टॉक हमारे पास ये है जिसको हम रीसेल करना चाहते हैं, तो स्टॉक हमारा करंट एसेट का पार्ट हो गया। सेकंड है कन्वर्जन इनटू कैश। कन्वर्जन इनटू कैश, स्टॉक भी जो है हम रीसेल करेंगे, बदले में कैश आएगा। अगर उधार बेचेंगे तो डेटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर कैश आ गया तो पहले ही कन्वर्ट हो गया, और अगर कन्वर्जन इनटू कैश डेटर आया तो डेटर आगे जाके तो कैश में कन्वर्ट होगा। कैश और बैंक एक ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, 3 पॉइंट निकल गए एक ही से। आगे देखते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी।
हमने मार्केट में छोटी मोटी सिक्योरिटी खरीदी होती हैं जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, वो 12 महीने से अगर कम है तो करंट एसेट्स, अगर ज्यादा है तो हमारी फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, 12 महीने के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो करंट एसेट का पार्ट वो नहीं बनेगी। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन करते करते समझ में आएगी। बेसिक आपको समझ में आ गया करंट एसेट क्या होती है, एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। कन्वर्जन तो बाद में होगा, और रीसेल के लिए कोई भी स्टॉक। बिल्डिंग हमने खरीदी थी, सपोज करो बिल्डिंग है हमारे पास, क्या हमारा पर्पस है इसको रीसेल करने का? नहीं। अगर हम डीएलएफ होते, डीएलएफ बिजनेस अगर डीएलएफ होता तो बिल्डिंग उसका स्टॉक का पार्ट बन जाता, क्योंकि उसने रीसेल करने के लिए बिल्डिंग बनाई है। ठीक है ना, ये हमने जो बिल्डिंग बनाई खरीदी है, जो बनाई है, वो बिजनेस चलाने के लिए बनाई है। उसके लेबर बैठेंगे, हमारी फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, ऑफिस बनेगा। तो ये बिल्डिंग हमने रीसेल के लिए नहीं बनाई, ये बिल्डिंग हमने अपने बिजनेस के लिए बनाई है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी। क्लियर होगी बात? तो बिल्डिंग को स्टॉक मत मान लेना। अब अगला देखते हैं क्या है। एसेट के 3 पार्ट है हमारे। पहला फिक्स एसेट, दूसरा करंट एसेट्स, तीसरा, ये 2 हो चुके हैं। तीसरा फिक्टिशियस एसेट। ये क्या भला का नाम है भाई, है ये भी भला, समझ लेते हैं इसको। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं हमारे जो बहुत बड़े अमाउंट में हो जाते हैं। बहुत बड़े अमाउंट में कैसे? एग्जांपल देखते हैं। एक मॉस्किटो किलर आता था कभी, ये आता मुझे ध्यान भी नहीं, ऑल आउट, नाम तो सुना ही होगा। जब आता था तो मच्छर पकड़ पकड़ के ऐसे खाता था, 11 के 11 परेल ऑल आउट कर देते थे। क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया गया था। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट हमने करी थी ना, या कंपनी वालों ने करी थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। इतना बड़ा अमाउंट कि अगर एक, यह है तो खर्चा ही, देखो नेचर इसका एक्सपेंस है, वो भी कौन सा? रिवेन्यू एक्सपेंस। रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है अगली क्लास में समझेंगे। है तो एक्सपेंस ही, लेकिन इतना बड़ा है कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में हम इसको डाल दें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग का जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो लॉस ही निकल के आएगा, बहुत ज्यादा लॉस निकल के आएगा। पहली चीज। और दूसरी चीज ये, जो इतना अमाउंट फर्ज करो 400 करोड़ पे खर्च करे हैं, और ये जो 400 करोड़ हमने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए हैं, ये 400 करोड़ के 1 साल के लिए खर्च किए क्या हमने? ओनली फॉर 1 ईयर? नहीं, दैट 400 crore will give benefit over the period of time. इफेक्ट है ऑल आउट का। और ये पहला प्रोडक्ट था जो लिक्विड था, जिससे मच्छर मरा करते थे। और लोग जब लेने के लिए भी जाते हैं ना इस तरह का प्रोडक्ट, तो उनके मुंह से ऑल आउट ही निकलता है। जैसे कोका कोला, नहीं कोका कोला नहीं, कैंपा। आज भी अगर कोई रिश्तेदार वगैरह आता है तो कहता है कैंपा शैम्पा पिलाई। कहने को तो मरिंडा भी है, बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन कैंपा ही आता है। तो कैंपा की एडवर्टाइजमेंट थी, पहला ऐसे ही हुआ करता था। ऐसे एक सर्फ आता है, निर्मा 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 वॉशिंग पाउडर। इतनी खतरनाक इसकी एड थी, लड़की घूमती आती थी फ्रॉक के अंदर। तो इतना बड़ा खर्चा जो हमने किया, इसको एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम डाल दे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो उस प्रॉफिट के अंदर, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर इतना तगड़ा इफेक्ट आएगा कि लॉस ही दिखेगा, और बहुत ह्यूज लॉस दिखेगा। ऐसा लगेगा कंपनी डूब गई।
तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस खर्चे को ये देखते हैं कि कितने सालों तक का ये खर्चा है और धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे ये 4, अब लगा आपको 10 साल के लिए है ये, तो हर साल 40 करोड़ पे रिटर्न ऑफ कर दिए खर्चा मान लिया, बाकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। तो फिक्स्ड फिक्टिव एसेट कोई एसेट नाम की चीज है नहीं वैसे, लेकिन ड्यू टू इट्स बैलेंस हमने पूरा राइट ऑफ नहीं किया। तो भाई बैलेंस का, बैलेंस शीट का मतलब क्या, बैलेंस। अगर किसी अकाउंट का बैलेंस है, राइट ऑफ नहीं हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा, तो यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है ना। इस तरह कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो वो भी यहाँ पे दिख सकता है। फिक्टिव एसेट, एसेट है नहीं, बस मान ली गई है ड्यू टू बैलेंस, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। तो जितनी भी एसेट होगी या तो यहाँ चली जाएंगी या यहाँ चली जाएंगी, और जो यहाँ नहीं जा पाएंगी वो यहीं आ जाएंगी, वो होंगी भी यही इसी नेचर की। ठीक है। तो एसेट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो एसेट में हमने क्या सीखा, एसेट हमारी इकोनॉमिकल रिसोर्सेस है जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। उसके बाद उसकी 3 कैटेगरी बनी है हमारी, फिक्स एसेट, करंट एसेट और फिक्टिव एसेट। फिक्स एसेट वो होती है जो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। फिक्स एसेट के 2 पार्ट बनाए थे हमने, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो छू सकते हैं, देख सकते हैं हमें, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई। इंटेंजिबल जो छू नहीं सकते, ना दिखती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट होता है बिजनेस की अर्निंग को बढ़ाने में। गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गई, इस तरह के एसेट्स हो गई। उसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट वो जो गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल और सॉरी एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश, या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या वो सेल के लिए होगी। स्टॉक हमारा जो हम बिजनेस का काम कर रहे हैं, जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, वो हमारा सेल के लिए होता है। डेटर, डेटर्स के बदले हमें कैश या बैंक मिल जाता है। ठीक है ना। इस तरह से हमारी करंट एसेट डिफाइन होगी। वो भी कन्वर्जन में ध्यान रखना, कन्वर्जन में 12 महीनों का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। 12 महीने से ज्यादा की है तो करंट एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है। और हमारी उसके बाद बनाई थी फिक्टिव एसेट, अभी बताई थी मैंने आपको, वो उस तरह के खर्चे रिवेन्यू नेचर के जिनके डेबिट बैलेंस होने के कारण वो यहाँ पे आ जाते हैं। पूरी तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते एक साल में। अगर हमने एक साल में राइट ऑफ किया तो उस साल हमारा काफी नुकसान दिखेगा बुक्स के अंदर। तो टेक्निकली अभी अकाउंट्स ऐसे नहीं है। आपके माता पिता करते हैं ना, एक बार में टीवी लिया है महंगा सा खरीद के और बोलते खर्चा हो गया जी, खर्चा है, कोई खर्चा नहीं हुआ, 10 साल के लिए बेनिफिट देगा वो भी, उसका खर्चा भी 10 सालों में डिवाइड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन के थ्रू। ठीक है ना। ऐसे ही किसी बच्चे की अगर एग्जामिनेशन फी बढ़ती बहुत ज्यादा, और घर घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है वो खर्चा सिर्फ एक साल के लिए है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट देगा। ठीक है ना। हाँ, ये मान सकते हैं कि लिक्विडिटी में हमारी कमी आ जाएगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा वो उस साल का इतना बड़ा खर्चा नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो एसेट का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, एसेट। ठीक है। बाकी हमें एक्सपेंसेस रिवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं वो अगली क्लास में हम करेंगे। हमारा थोड़ा जल्दी भगा रहा हूँ कोर्स को, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद क्लास स्टार्ट की है। हमने एसेट खत्म किया है, अब आगे देखते धीरे धीरे क्या करते हैं। हमारा थोड़ा शेड्यूल इस तरह से रहेगा, एसेट के बाद हम अकाउंट सीखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सॉरी बेसिक टर्म के बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे हम। कोर्स को थोड़ा सा भगाएंगे क्योंकि 11th की क्लास क्या हमारा सिलेबस है, फरवरी एंड में या मार्च के बिगिनिंग में शायद एग्जाम हो जाते हैं। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, उसके बाद हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद सीखेंगे हम लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद कैश बुक हम नहीं करेंगे, कैश बुक तो लेजर पोस्टिंग का ही पार्ट है, चलो ले लेंगे कैश बुक। डबल डबल होगी शायद, डबल कॉलम होगी। और 5वें नंबर पे हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 6 नंबर पे बीआरएस। फिर आगे देखते हैं फाइनल अकाउंट कहाँ तक चलता है। ठीक है, क्लास ओवर।